ये 5 अकाउंटिंग के बेसिक एलिमेंट्स हैं जो कि हम बात करने लगे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो जो अकाउंटिंग के 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, इसमें है एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। ये दोनों जो है ये ये पार्ट होते हैं इनकम स्टेटमेंट का। और ये तीनों जो हैं ये पार्ट होते हैं बैलेंस शीट का। अगर ये पांचों के पांचों दोनों में आ गए तो हमने बात, हमारी जो टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो 4 है: इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। दो तो इन पांचों एलिमेंट्स में फिट हो गई, अकाउंटिंग के जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो बाकी दो क्या होंगी, इनकी आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में जो फॉर्मेट है दो तरह का होता है, लेकिन हम जो फॉर्मेट बात करेंगे ये एक जनरल फॉर्मेट है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। जो फॉर्मेट हमारे पास हैंडआउट्स में होगा हम उसको फॉलो करेंगे, जो मैं पढ़ा रहा हूँ हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। हो सकता है यही हो हैंडआउट्स में, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा बेहतर है। हम इस तरफ रखेंगे अपने एसेट्स, वैसे हैंडआउट्स में भी यही है। इधर रखेंगे लायबिलिटीज और इक्विटी। एसेट्स में हमारे पास दो तरह के एसेट्स आते हैं। एक होते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो फर्दर एसेट्स कौन से होंगे, कैश या बैंक की अमाउंट। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, वो लोग जिनसे जिनको हमने उधार सेल्स की हैं और उनसे हमने पैसे लेने हैं। हमारे पास जो स्टॉक बचा है या इन्वेंट्री, इसको क्लोजिंग स्टॉक भी कहते हैं। आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर किसी ने पढ़ी है तो उसने पढ़ा होगा क्लोजिंग स्टॉक। या को प्रीपेड एक्सपेंसेस हो, ऐसे एक्सपेंसेस जो एडवांस में पे किए हैं। ठीक हो गया, इसी को आगे लेकर चलेंगे। इसकी दूसरी एसेट्स की टाइप आती है नॉन करंट एसेट्स। इसको फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। ऐसे एसेट्स जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है। करंट एसेट्स का ड्यूरेशन 1 साल से कम होता है। इसमें आपकी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, हर चीज आएगी। अब ये सारी चीजें आपके बैलेंस शीट से आपको मिलेंगी। लेकिन जो अम, यानी कि जो आपके लेजर्स होंगे, ठीक है, यानी कि अकाउंट्स जिन्हें कहा जाता है, ये सारी चीजें उनमें से मिलेंगी आपको। बट एक चीज जो ऊपर है, ये कैश, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। इसके बारे में बात अब थोड़ी देर बात करेंगे। ये हमें टी अकाउंट्स या प्रीवियस अकाउंट से नहीं आता, ये कहीं और से हमें लाना पड़ता है। अब कहाँ से लाना पड़ता है, इसकी बात थोड़ी देर बात करते हैं। अब आएंगे लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज होती हैं जो जिम्मेदारियां हैं, जो ऑब्लिगेशन है बिजनेस की। मतलब कि जितने भी बिजनेस के अगेंस्ट पेएबल्स हैं। पेएबल से मुराद जिनके पैसे देने हैं, रेंट पेएबल, सैलरीज पेएबल, अकाउंट्स पेएबल, टैक्स पेएबल, कुछ भी जो पेएबल है वो सारे यहाँ पे आएंगे। वो सारे करंट लाइबिलिटीज होते हैं। फिर आ जाती हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ऐसी लाइबिलिटीज जिनका ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होता है। यानी कि हमने कोई लोन लिया हुआ है तो 5 7 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म लोन। फिर हमारे पास आती है ऑनर्स इक्विटी।
ऑनर्स इक्विटी का जो बैलेंस होगा, जो वैल्यूज होंगी वो हमें मिलेंगी। अब बात करते हैं कैश और ऑनर्स इक्विटी। कैश का जो बैलेंस होगा वो हमें मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट से, और ऑनर्स इक्विटी का बैलेंस हमें मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी से। तो अब बनाते हैं सबसे पहले, लेकिन इन दोनों को बनाने से पहले, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में हमें नेट प्रॉफिट लिखना होता है, तो हमें सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी ताकि हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट क्या है। अच्छा जी, हम अब बनाएंगे, ये हमारी बैलेंस शीट हो गई। अच्छा, बैलेंस शीट का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड, ये साइड और ये साइड जो है, ये दोनों साइड्स इक्वल आएंगी। इनका बैलेंस इक्वल होगा। अगर इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारी बैलेंस शीट, हम कहीं गलती करके हैं, इस वजह से बैलेंस शीट हमारी इक्वल नहीं आई। अब बनाएंगे हम अपनी इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास है, उसी तरह से हम लिखेंगे। यहां पे हमारी सेल्स आएंगी टॉप पे, जितनी भी होंगी उसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? इसके अंदर आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, जो साल के शुरू में हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ था, या ओपनिंग इन्वेंट्री कह लें, स्टॉक इन्वेंट्री एक ही बात होती है। और पूरे साल में हमने जो परचेजेस की, इसमें से लेस करेंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो जो वैल्यू आएगी ये हमारा कहलाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। माइनस करेंगे तो जो फिगर आएगी उसे कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसमें हमारे जितने भी सैलरीज, यानी कि कोई रिपेयर हुए हैं, कोई बिजली का बिल, यूटिलिटीज वगैरह, वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं। और हम उन सबको दो हेड में कंक्लूड करते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस, यानी कि एडमिन रिलेटेड एक्सपेंसेस, यानी कि रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, बिल बिल वगैरह और रिपेयर्स वगैरह। और सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, जो सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी जो जो नाम भी आएंगे। और ये बहुत कम, क्योंकि हम फाइनेंस बिजनेस फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर इनकी डिटेल नहीं पूछी है कि एडमिन और सेलिंग के नाम से ही डिस्कशन होती है। इसका टोटल यहाँ पे जाएगा तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा, हम किसे कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट, तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हमारा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल, मैं उसका सिंपल सा फॉर्मेट आपको देता हूँ। डिटेल यहाँ पे डिस्कस कहीं भी हम नहीं करेंगे, वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, उसमें शेयर कैपिटल आएगा, कोई हमारी रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई है वो आएंगी। अब ये रिटेन अर्निंग्स क्या होती हैं, और अभी का जो नेट प्रॉफिट आया। रिटेन अर्निंग, बेटा अर्निंग प्रॉफिट का दूसरा नाम है। अर्निंग्स कहते हैं प्रॉफिट्स को। अब किसी भी बिजनेस के अंदर जितना भी प्रॉफिट आया है, फर्ज करें एक साल में 1 लाख रुपए प्रॉफिट आया, तो वो सारे का सारा प्रॉफिट मालिकान के दरमियान तकसीम नहीं कर दिया जाता, बल्कि उसमें से कुछ अमाउंट मालिकान में तकसीम की जाएगी और कुछ अमाउंट बिजनेस अपने पास रखेगा ताकि वो अपने आप को एक्सपैंड कर सके।
अगर जो प्रॉफिट आया वो मालिकान को देते जाएंगे तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, वहीं का वहीं खड़ा रहेगा, बल्कि उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, बढ़ेगा नहीं। तो फिर जो अर्निंग्स हम बिजनेस के पास रखते हैं बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, उन अर्निंग को रिटेन अर्निंग कहते हैं। और ये तीनों चीजें हमारे कैपिटल का हिस्सा होती हैं। ये सिंपल फॉर्मेट है आप स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी का। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ये भी ऐसा जितना ज्यादा आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं। जो डिटेल कोर्स के साथ आएगी उस पर बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इतनी बात करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिंपली हम क्या करते हैं, हम लेते हैं जितने भी हमारे कैश इनफ्लोज होते हैं, यानी कि जितना बिजनेस ने कैश रिसीव किया है, उसमें से हम माइनस करते हैं कैश आउटफ्लोज, यानी कि कितना बिजनेस ने कैश पे किया है, पेमेंट्स की हैं। हमारे पास जो बच जाता है उसे कहते हैं नेट कैश। सॉरी, इसमें फिर हम करेंगे, ऐड करेंगे, नेट कैश आ गया, इसमें ऐड करेंगे कैश ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो कैश हमारे पास पड़ा हुआ है वो ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वो कैश जो कि हमने लिखना है बैलेंस शीट के अंदर। मैंने जो स्टार लगाए थे वो इसीलिए लगाए थे क्योंकि वो बेफिगर कैश फ्लो स्टेटमेंट से वहां जानी थी। तो हम चारों स्टेटमेंट्स हमने डिस्कस कर ली। अब जरा वापस ऊपर आते हैं। देखिए ये जो हमारा नेट प्रॉफिट आया ये लिखा गया स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी में। तो फिर इसका जो बैलेंस आएगा वो लिखा जाएगा यहाँ पे ऑनर्स इक्विटी में, इस जगह पे। और और कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। देन हमारी बैलेंस शीट मुकम्मल होगी। ये चार हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। अब हम थोड़ा सा हैंडनोट्स को भी गो थ्रू कर ले, हैंडनोट्स में क्या है लेसन नंबर 5 में। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट थी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसने सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए, और हाँ डेप्रिसिएशन सेपरेटली माइनस की। डेप्रिसिएशन हम एडमिन एक्सपेंसेस में ही लिख देते हैं। डेप्रिसिएशन कहलाती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन है डेप्रिसिएशन इक्वल होती है डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट थ्रू वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब होता है इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करने से एसेट में जो कमी आती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि आप जिस मोबाइल या लैपटॉप से लेक्चर ले रहे हैं, ये जितने का आपने परचेज किया था आप उतने का सेल नहीं हो सकता, तो जो वैल्यू में कमी आई है वो डेप्रिसिएट कर गई है। देन हमारी ऑपरेटिंग इनकम आ जाती है, अदर इनकम। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैंने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा था, लेस इंटरेस्ट एक्सपेंस, टैक्सेस माइनस किए, तो हमारे पास नेट इनकम आ गई। वो यहीं पर रिटेन अर्निंग और डिविडेंड्स वगैरह लिखा है। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट के बाद हम जाएंगे, ये मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं, हमें कोई इतना नहीं जाना जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो कहता है कि कुछ नॉन कैश आइटम्स होती हैं। तो ये जो डेप्रिसिएशन होती है ये एक नॉन कैश आइटम है। देखिए जब आपने एसेट खरीदा था उस वक्त कैश पे कर दिया था। तो एक्सपेंस वो होता है जिसमें आप कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन वो एक्सपेंस है जो कि आपके एसेट की वैल्यू कम कर रहा है, लेकिन उसके बदले में आप कहीं कोई कैश नहीं दे, वो तो आप पहले का दे के आ चुके हैं, और वो भी एसेट के बदले में दे के आए हैं, वो कोई एक्सपेंस नहीं था। इसलिए ये नॉन कैश आइटम है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात करने वाली चीज़ है टैक्सेस है, उनके रेट्स हैं, कोई रेट याद नहीं करने, ये सिर्फ मॉडल है, इसमें कोई टेंशन टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, आपकी जो पहली असाइनमेंट आई आनी है वो टैक्सेस के रेट्स के बारे में आनी है, टैक्स किस तरह अप्लाई होता है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है जी, टैक्स की अगर डेप्रिसिएशन शीट आ गई तो हम टैक्स के रेट्स की बात करते हैं जी। ये जो मुख्तलिफ रेट्स स्लैब्स दी हैं, हम इन्हीं पे बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, मिसाल ले लेते हैं
कि बल्कि इसको हम अपने ब्लैक व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, हम यहाँ क्यों करें। जी, टैक्स। जो टैक्स की स्लैब्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करने लगे, स्लैब्स क्या हैं। फर्स्ट करते हैं, एक बंदा है जिसकी मंथली सैलरी है, मैं कोई 75,000। आजकल टैक्स का सीजन चल रहा है, मैं खुद टैक्स कंसल्टेंट हूँ। तो वो कहते हैं जी, उन्होंने हमें स्लैब दी हुई है, वो कहते हैं 6 लाख तक किसी की सैलरी हो तो उस पर 0% टैक्स है। 6 लाख से ऊपर, 6 लाख से 12 लाख तक किसकी सैलरी है तो उस पर 5% टैक्स है। 12 लाख से 15 लाख तक किसी की सैलरी है तो उस पर 7.5% टैक्स है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 से ऊपर वाले पे ये रेट लगेगा, 12 से नीचे जितनी सैलरी है उस पर ये रेट लगेगा, उससे नीचे ये रेट लगेगा। ठीक है। ये मैंने आपको बताया एक्चुअल जो फिगर आजकल हमारे टैक्सेस के अप्लाई होती है, जो इनकम में लगती है, जो सैलरी इन पर्सन होता है। ठीक है। आप में से भी अगर कोई सैलरी पर्सन है और वो यहाँ आपके कोई भाई या कोई भी सैलरी ले रहा है और उसकी सैलरी महाना 50,000 से ज्यादा है, तो वो यकीनन टैक्स पे करता होगा, उसकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होता होगा। तो ये और भी आगे रेट्स हैं, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन खैर हम अपनी स्लैब की तरफ चलते हैं। हम इसको आसान कर लेते हैं, 45,000 कर लेते हैं, ज्यादा नहीं रखते। मंथली सैलरी है, हमारे पास जो स्लैब्स हैं वो ये गिवन है। ठीक है। हम इसको करते हैं 45,000 को अगर एनुअल करें तो ये हो गया 45,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 5,40,000। अब हमें रेट अप्लाई करना है, वो कहते हैं जी 50,000 तक का रेट 50,000 अमाउंट है उस पर 15% टैक्स है। ये तो वैली फिगर हमारी ज्यादा नहीं हो गई। चलें कोई बात नहीं, क्योंकि उसने 1 लाख लिया है, हम इसको रहने देते हैं। हम एनुअल जो सैलरी है उसे ले लेते हैं, 88,000 ले लेते हैं जी, ताकि सारा कुछ समझ आ जाए। अब इस 88,000 पर लगता तो यही है कि ये, हाँ ठीक है, कि 1 लाख से कम है और 75,000 से ज्यादा है, तो डायरेक्ट 34% टैक्स लग जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। टैक्स कैसे लगेगा, सबसे पहले हम 50,000 रुपया अलहदा करेंगे। 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितनी परसेंट है जी, 15%। ये हो गया 7,500। इतने बनता है ना, हाँ जी इतने बनता है जी। अगली 75,000 तक 25% है, तो 88,000 की अमाउंट 75,000 से ज्यादा है, तो वो बना, वो माइनस कर लेंगे 75,000 माइनस 50,000, ये बना 25,000। इस पर रेट लगना है 25%। तो ये आ गया 6,250। 6,250 जी। उसके बाद आगे आ गया 75,000 से 1 लाख, 1 लाख से 75,000, तो हमारी सैलरी है 88,000। तो हम क्या करेंगे, हम 88,000 में से, क्योंकि 75,000 तक टैक्स चार्ज कर चुके हैं हम, तो 75,000 माइनस कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट रहा कि 13,000। इस 13,000 पे हम टैक्स का रेट लगाएंगे 34%। तो ये मेरा ख्याल है अमाउंट आ जाएगी 1,020, और हाँ 4,420।
अब इस बंदे का टोटल टैक्स बना 0,7,1,1 18,170 रुपये, जो कि उसकी 88,000 सैलरी का टैक्स निकला है। अगर आप ये कहें कि डायरेक्ट जी जितनी सैलरी हो गई है उस हिसाब से टैक्स ले लो, 88,000 सैलरी हो गई है, तो ये स्लैब में आती है 34% वाले पे, तो डायरेक्टली इसका 34% निकाल लो। तो ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मैं एग्जैक्ट नहीं फाइंड कर रहा, 29,000 बनता है। तो ये ठीक है कि ये ठीक है। तो स्लैब्स ठीक होती हैं, वो हमारी रेट्स को कम कर देती हैं। ओके। ये बिजली वाला हिसाब नहीं है कि जैसे यूनिट 100 से इंक्रीज किए यूनिट का रेट चेंज हो जाता है, तो फिर पुराने पिछले यूनिटों को भी यही रेट लगता है। जैसे 200 से ऊपर हुए तो पिछले यूनिटों को भी वही रेट लग जाता है, नए वाला ही। कि जैसे अब अपग्रेड हुए, आपके पुराने यूनिट्स भी नए ग्रेड के मुताबिक लग जाते हैं। टैक्स में ऐसा नहीं है, टैक्स में स्लैब बनाते हैं और उसी के मुताबिक आपको टैक्स चार्ज होता है। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था। दो चीजें हमने इसमें सीखी, एक हमने टैक्स सीखा और दूसरा हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखी। उम्मीद करता हूं ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। ठीक है। अपना कोई क्वेश्चन है?